स्क्रीन पर जो आपको बागान नज़र आ रहे हैं वो चाय के बागान हैं। फिलहाल ललन टॉप की चुनाव यात्रा डिब्रूगढ़ में है, टी सिटी ऑफ इंडिया। ये इलाका भी डिस्ट्रिक्ट की सीमा के हिसाब से देखें तो डिब्रूगढ़ में ही है, और डिब्रूगढ़ आकर अगर चाय पर वीडियो न बनाए जाए तो चुनाव यात्रा पूरी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललन टॉप। मैं हूँ निखिल जेरी के साथ। फिलहाल चाय के बागान घूम रहा हूँ। मेरे साथ जुटलीबाड़ी टी एस्टेट के मैनेजर हैं राकेश कुमार, और उनके साथ में सुबोध झा हैं, मैनेजर रंगलाल टी फैक्ट्री। आप दोनों काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन हमने इनको मना लिया है संडे के दिन हमें थोड़ा सा वक्त देने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि चाय के बागान कैसे काम करते हैं, बागान कैसे काम करते हैं, और उनकी फैक्ट्रीज़ में चाय की प्रोसेसिंग कैसे होती है। शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। सबसे बेसिक सवाल मेरा यही है कि हमने लोग ये जानते हैं कि दार्जिलिंग में चाय होती है और फिर असम में, अपर असम में चाय होती है। इन दो इलाकों में चाय क्यों होती है? क्या ज्योग्राफी, टपोग्राफी, क्लाइमेट, किस तरह का माहौल चाहिए होता है चाय के पौधे को? चाय के पौधे के लिए सबसे पहले जो सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है पीएच का, वो 4.5 टू 5.5 का होता है। और ये जो चाय एरिया सेलेक्ट किया गया वो ब्रिटिशर्स से किया गया। ब्रिटिशर्स जब गार्डन में आए, उन लोगों ने सेलेक्ट किया कि दार्जिलिंग को, असम को, एंड ईच एंड एवरी एरिया जो आपका चाय का है वो हैविंग डिफरेंट स्पेशलिटी। जैसे मान लीजिए दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर फ्लेवर, एंड असम इज़ फेमस फॉर लिकर। आसाम में है लिकर, जो है आपको स्ट्रॉन्ग लिकर मिलेंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, लिकर, ये हम चाय वाले लिकर की बात कर रहे हैं, उसका संदर्भ बताइए एक बार। डेफिनेटली लिकर मीन्स उसका जो आपको स्ट्रेंथ है, जी। आप जब पी रहे हैं तो उसका आपको फीलिंग कैसा हो रहा है, ब्रिस्कनेस कैसा है, वो चीज़ है। अच्छा, तो ये तो हुई असम के चाय की खासियत हुई। अब थोड़े से और बेसिक पे आते हैं। जो पौधा हम चाय का देखते हैं, उसे कैसे लगाया जाता है, कैसे कब लगाते हैं, और उसको कब तोड़ते हैं, उस तरह की कोई बात बताइए। बेसिकली क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए पुराना कोई चाय एरिया है तो उसको अप्रूव करते हैं। अगर उसका ईल्ड कम हो गया है, 1000 किलो, 1100 किलो, 1200 किलो है, तो उसको अप्रूव करते हैं। पर हेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद उसमें नया प्लांटेशन किया जाता है आफ्टर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन 18 मंथ्स का होता है, ग्वाटेमाला ग्रास के साथ हम लोग करते हैं। और उसमें अपरूटिंग होती है, फिर उसका प्रोसेस होता है आपको, दिस वन प्लाविंग सॉइल, दिस वन कंडीशनिंग। इसके बाद आपको होती है प्लांटिंग, आती है, प्लांटिंग करते हैं। फिर वो 3 साल का एक फेज होता है जिसमें प्रोडक्शन कम होता है। वी हैव टू डू लॉट ऑफ ऑपरेशंस लाइक प्रूनिंग, सेंटर आउट एंड ऑल। तो इसके बाद वो फिर बुश में तब्दील होती है, जैसे आप देख सकते हैं इधर के सेक्शंस में, जी। कि आपको फ्रेम एक बनता है, बुश होता है, और तब जाके इसका फिर प्रोडक्शन 4th एंड 5th ईयर से एक्सपोनेंशियल चलता है बाहर अच्छा, आगे तरफ। तो ये जो पहले 4 और 5 साल हैं, ये सिर्फ लागत के 4 या 5 साल हैं, ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जो हमारे इस तरफ दाईं तरफ जो चाय का जैसा पौधा है, ये हमारी कमर तक आ रहा है एक तरह से, ये इसकी उम्र क्या होगी? ये सेक्शन नंबर मेरा 15 है। और अभी ये डीडीएस या एमएस बोल सकते हैं, आपको प्रून्ड है। और इसका ईयर कुछ कुछ इनफिल्स हैं, बाद बाकी जो ओरिजिनल बुसेज हैं वो मोर देन 100 ईयर्स के भी हैं। यहाँ पे मतलब 100 साल पुराना। राइट, यू कैन सी दैट वन, अच्छा, दिस वन। तो आप जो डीडीएस और एमएस, दो शब्द आपने बताए, इनका क्या मतलब होता है चाय के संदर्भ में? दीज आर ऑल टाइप ऑफ प्रून्स। हम लोग को क्या है कि यहाँ पे जो बुसेज हैं उसको हाइट बढ़ने नहीं देना, हमको लीफ का प्रोडक्शन लेना है, तो उसको प्रून करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे प्रून है, फ्रॉम नीचे से अगर मैं देखूँ तो पहले एमपी होता है, फिर एचआरपी होता है, वो डिफरेंट हाइट्स हैं। फिर एलपी होता है, डीएस होता है, डीडीएस होता है, एमएस होता है, एलएस होता है, काफ़ी टाइप ऑफ प्रून्स हैं। जी जी। तो उस तरह से प्रूनिंग मतलब उसको ऊपर से टेंड करना, उसके। प्रूनिंग जो है ना, बेसिक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी एंड क्रॉप को बैलेंस करना। तो मतलब वो प्रोसेस क्या है प्रूनिंग? मतलब उसमें चुना जाता है, काटा जाता है, क्या किया हाँ, जाता है? डेफिनेटली मैन्युअली एंड मशीन से प्रून किया जाता है। प्रूनिंग मीन्स कटिंग, जी। जैसा कि आप हेज में काटते हैं, हेज को काटते हैं। अब जैसे ये सामने का सेक्शन आप देखेंगे, ये सेक्शन नंबर 13 है, ये अभी एलपी प्रून है। जी। ये इसको लाइट प्रून बोलते हैं। तो ये लाइट प्रून है, इसके बाद में फिर अगले साल ये अनप्रून रहेगा, और उसके अगले साल फिर ये डीएस होगा, मतलब डी डीप स्किफ। उसके बाद फिर वो अनप्रून में जाएगा।
कोई गार्डन आपको 4 ईयर साइकिल मेंटेन करता है, कोई गार्डन 3 ईयर साइकिल मेंटेन करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह खेती को मैदानों में, हिंदी पट्टी में जिस तरह की खेती होती है, वहाँ पे पेड़ों से मतलब बड़ी दुश्मनी होती है किसानों की। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर छाँव हो जाएगी तो उनको उपज कम मिलेगी, जो कि बेसिक चीज़ है, उनको सूरज कम मिलता है। बागान में हमने देखा कि बीच बीच में पेड़ हैं बड़े बड़े। तो इसका क्या आइडिया है कि आप अपने क्रॉप के बीच में पेड़ क्यों रखते हैं? हाँ, एक्चुअली ये जो जो आपको क्रॉप है, जी। इसको शेड भी चाहिए एंड सनलाइट भी चाहिए। ये जो हमारा शेड ट्री लगाने का पर्पस होता है, ये होता है टू रेगुलेट द शेड, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। मान लीजिए कोई ऐसा गार्डन है जो जिसमें शेड कम है, तो उसका डेफिनेटली प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। अगर इफ यू आर हैविंग प्रॉपर दिस थिंग शेड स्टेटस, देन योर yield विल इंक्रीज। अच्छा, और क्या इन पेड़ों की भी कोई खास किस्में होती हैं जिनको आप प्रेफर करते हैं? डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि आपको दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, दो तरीके के सेड ट्रीज होते हैं। एक होता है परमानेंट सेड ट्रीज और दूसरे होते हैं टेम्पोररी सेड ट्रीज। अब परमानेंट में आपको ऑडोटिसिमा होता है, लेबेक होता है, जबकि लेंटिकुलस भी होता है। जबकि आपको टेम्पोररी सेड में बोकेन या नीम, घोड़ा नीम भी बोलते हैं उसको, वो होता है। फिर आपको डेरिस जो है वो सेमी परमानेंट में आते हैं, मतलब उसको एज ए परमानेंट एंड टेम्पोररी बोथ यू कैन ट्रीट। इंडिगो फेरा होता है, वो टेम्पररी शेड होता है। टेम्पररी शेड क्या होता है, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जल्दी से कवर करता है। और परमानेंट शेड जो है वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है, काफ़ी दिन तक रखा जाता है उसको। अच्छा, ठीक है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जहाँ पे इंसानों की भी चर्चा होगी। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस एस्टेट में हम फिलहाल बात कर रहे हैं, इसका आकार क्या होगा? Actually, I'm studying in जुटलीबारी टी स्टेट। आई एम मैनेजर ऑफ जुटलीबारी, राकेश कुमार। एंड जुटलीबारी का जो हमारा एरिया है 524 हेक्टेयर्स का है, टोटल एरिया अंडर टी। अदरवाइज वी आर हैविंग ग्रॉस एरिया ऑफ मोर देन 630 हेक्टेयर्स। ठीक है। तो जो मतलब जैसे इतनी सारी प्रॉपर्टी सुनकर लोग ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि ये जो बागान होते हैं पूरे अपर असम में हैं, तो क्या ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं? जो ज़मीन का मालिक कौन होता है इन बागान में? एक्चुअली ये ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की होती है, जी। और टी कंपनीज क्या करती हैं, इनको लीज पे लेती लीज पे हैं। लिया। और उसके लिए हम लोग हर साल लैंड रेंट जो है वो पेमेंट करते हैं। वो सरकार तो को ये जाता सारा लीज पे होता है। है। गवर्नमेंट जब भी चाहे तो उसको वापस ले सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लीज में होता है। हाँ, लेकिन जैसे काफ़ी परमानेंट सेटअप है, जैसे आप मुझे 100 साल पुराना पौधा तो आपने मुझे दिखाई दिया, जी हाँ, तो काफ़ी परमानेंट सिस्टम है एक तरह का ये, हाँ। डेफिनेटली। तो जो जैसे ये 400 या 500 हेक्टेयर का जो गार्डन है आपका, टी एरिया आप मुझसे कह रहे हैं, और टी को एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप माना जाता है, इसमें खूब इंसानों की खूब ज़रूरत पड़ती है जो अपने हाथ से काम करें। तो इस आकार के गार्डन में कितने लोग काम करते हैं? Actually, at Jutlibari we are having more than 1150 परमानेंट वर्कर्स। और आपको ये काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंग टू आवर एरिया। तो टोटल अगर पॉपुलेशन बोले परमानेंट एंड टेम्पोररी का, तो टेम्पोररी यू कैन इंक्रीज अप टू 2000 नंबर्स। सो 2000 ऑफ टेम्पोररी एंड 1100 ऑफ परमानेंट। सो टोटली you can say 3150, and total dependent population will be around 7000। अच्छा, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन का आइडिया क्या है जब आप कह मीन्स रहे हैं? whoever अच्छा, उनके रिश्ते स्टूडेंट्स, नाते जो भी। रिश्तेदार, जी। या आपको लड़के हम्म। लड़कियां, ये सब मिलके आपको टोटल 7000 का यहाँ पॉपुलेशन है। और ये सब लोग प्रॉपर्टी पे ही रहते हैं? डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर्टी, हम्म। डेफिनेटली। अच्छा, जहाँ पे मतलब लाइन है वहाँ पे रहते हैं, या हाँ कभी हाँ, कभी बाहर वी भी आर रहते हैविंग 3 नंबर्स ऑफ लेबर लाइंस। हैं? तो उसमें है, वी आर हैविंग मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो, हॉस्पिटल्स ऑल्सो, डॉक्टर्स है। तो ईच एंड एवरी सेटअप में वी आर हैविंग। अच्छा, तो जो इतनी बड़ी संख्या, जैसे कुछ लोग ज़रूर आपके प्रोडक्शन एंड पे जो सर हमें बताएंगे बाद में, उसमें भी काम करते होंगे, लेकिन जो लोग बागान में आते हैं, जो लोगों ने तस्वीरों में और वीडियोस में देखा होता है कि औरतें चुनते हुए चलती हैं, तो हाथ से क्या क्या काम करना होता है जब हम पौधे जब हम गार्डन के ये उगाने वाले फेज़ में हैं? क्या है, मेनली हैंड से आपको प्लकिंग ही होता है, बाद बाकी सारे टूल्स से होते हैं। जैसे प्रूनिंग है तो प्रूनिंग नाइफ से ही होगा। और प्लकिंग जो है मेनली मोस्टली आपको हैंड प्लकिंग ही होता है। अच्छा, और
इसका आइडिया क्या है दरअसल? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, खेती में भी काफ़ी ऑटोमेशन आया है, लेकिन गार्डन्स में हमने हिंदुस्तान में तो कम से कम हाथ से ही काम होता है। तो इस आग्रह की का कारण क्या है? मतलब अभी भी लेबर से ही काम होता है। ऑटोमेशन क्या इंडस्ट्री में है कहीं बाहर या भारत में भी? ऑटोमेशन बाहर भी है, जैसे आपको अभी भी हम लोग भी ऑटोमेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हम्म, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स जो स्प्रेइंग करते हैं उसमें में ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स आ गए हैं। हम्म, फिर पावर स्प्रेयर्स हैं जिससे मैंडेज सेव होता है, एंड दैट मैंडेज सेव इज यूज्ड इन प्लकिंग। तो काफ़ी सारे और भी हैं, जैसे ड्रेन ट्रेंचर है, ड्रेन काटने के लिए भी मशीन्स आ रही हैं। हम्म, फिर आपको अदर कल्टीवेशन वर्क्स के लिए भी आ रही हैं। तो धीरे धीरे मैकेनाइजेशन करना ही होगा इंडस्ट्री को, जी। और ये हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज वी आर डूइंग दैट ठीक वन। है। तो जैसे इस पौधे में जिसको कह लीजिए 2 फीट तक के हमको पौधे दिख रहे हैं, लगभग 1.5 2 फीट तक के। तो जो चाय बनाने के लिए आप पत्ती तोड़ते हैं, वो किस हिस्से सबसे ऊपर की होती है, बीच की होती है, नीचे की, क्या? हाँ। सबसे ऊपर का सकुलेंट पार्ट जो होता है, टू लीफ एंड ए बर्ड जो होता है, हम्म, वो आपको चाय में चाय बनाने में यूज होता है। हम्म, बाद बाकी जो फोलिएज है वो आपको मदरबुश के जैसा मेंटेनेंस फोलिएज के जैसा इस्तेमाल करते हैं, नॉट मदरबुश, मेंटेनेंस फोलिएज। एंड जो आपको शो कर रहे हैं, यू मस्ट शो टू लीफ एंड ए बर्ड, राइट। टू लीफ एंड बर्ड जो होता है मैक्सिमम हम लोग इसका प्रोपोर्शनेट जो होता है, ये ज़्यादा प्रोपोर्शन आपको टी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, टी बनाने में यूज होता है। अच्छा, तो ये दो ही पत्ती और एक बड तोड़ने का आइडिया क्या है? हाँ, टू लीफ एंड ए बर्ड में क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं जो कि चाय का स्ट्रेंथ, लिकर, इन्फ्यूज़न, आपको हार्डनेस, जैसे आप कभी चाय पीते हैं तो आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ रिलैक्सिंग, मोर रिलैक्सिंग जी। टी। तो इसमें जो केमिकल बैलेंस जो होता है वो टू हम्म, लीफ एंड ए बर्ड में सबसे अच्छा केमिकल, केमिकल मीन्स नेचुरल केमिकल, जी। जो जो कुदरती तौर पर जो। कुदरती तौर पे जो प्लांट में अवेलेबल है पहले से, नॉट एडिशनल, हम लोग कोई ऐड नहीं करते हैं, और वो सबसे अच्छा प्रोपोर्शनेट में होता है, इसलिए टू लीफ एंड बर्ड का सबसे अच्छा चाय बनता है। तो जो आम लोगों ने, या जो ज़्यादातर लोग जो बाहर रहते हैं जिनके आसपास टी गार्डन नहीं है, वो उनको चाय का एक ही तरह का पौधा वो जानते हैं। लेकिन चाय वो कई किस्म की पीते हैं। तो जो हम नॉर्मल चाय पीते हैं जिसमें हम दूध डालते हैं, और फिर ग्रीन टी है जिसमें हम दूध नहीं डालते हैं एक तरह से, क्या उनके लिए पौधे भी अलग अलग किस्म के होते हैं? डेफिनेटली, जैसे मान लीजिए चाय के हिसाब से कोई सीटीसी के लिए सूटेबल है, कोई ऑर्थोडॉक्स के लिए सूटेबल है, कोई ग्रीन टी के लिए सूटेबल है, कोई आपको वाइट टी बनाते हैं तो उसका अलग प्रोसेस है। ही विल ब्रीफ आउट, जी। आवर फैक्ट्री मैनेजर ऑफ रंगलाल, ही विल ब्रीफ आउट कि किस कितने कितने तरीके के चाय होते हैं, काफ़ी तरीके के चाय होते हैं। और उसमें डेफिनेटली एक चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल होता है। हम्म, कोई क्लोन आपको सुटेबल फॉर ऑर्थोडॉक्स है, कोई क्लोन आपको सुटेबल फॉर सीटीसी है, हम्म, कोई दोनों के लिए है, कोई ग्रीन टी के लिए है, कोई वाइट टी के लिए है। तो सब जो भी पर्पस हमारा होता है उसके लिए अलग अलग प्लांटिंग मटेरियल है, हम्म। उसी हिसाब से हम लोग अच्छा। फिर मैन्युफैक्चर जी, करते हम हैं। चाय की किस्मों पे ज़रूर सर से बात करेंगे। मैं एक चीज़, एक शब्द क्योंकि बड़ा हटकर लगा चाय के संदर्भ में, ऑर्थोडॉक्स। चाय को ऑर्थोडॉक्स कहने का आइडिया क्या है? ये एक ओल्ड टर्मिनोलॉजी है जी। फ्रॉम ब्रिटिश टाइम, इट्स हम्म, कमिंग। हम्म, सीटीसी का मतलब होता है कर्ल, ट्विस्ट एंड कट, कट, काटिंग, कट। टेयरिंग, क्रशिंग। हाँ, तो क्या है कि सीटीसी का मतलब समझ में आता है। ऑर्थोडॉक्स वो शुरू से ही ब्रिटिशर्स जब एक वर्ड टर्मिनोलॉजी दे के गए और हम्म, वो फॉलो होता है। अच्छा। तो वो भी एक तरह का बनाने का, एक प्रोसेसिंग का एक तरीका है, यूँ कह सकते हैं? राइट, राइट। ठीक है। अब कुछ और सवाल, सिंस आप इस एस्टेट को मैनेज करते हैं, तो आप प्रोडक्शन पे भी आपका ध्यान रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सारी ही चीज़ों में आपका दखल रहता है। तो इसलिए हम 2-3 और चीज़ें समझना चाहते हैं जो हाल का समय है उसको लेकर के। अभी अभी हमने कोविड महामारी देखी है, तो उससे किस तरह के स्ट्रेस में ट्री गार्डन्स रहे? क्योंकि हमने बहुत सारे जो एस्टेट वालों हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सफ़र कर रही है। क्या उस एंग्जाइटी को आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? डेफिनेटली कोविड हैज़ इम्पैक्टेड ए लॉट टू टी इंडस्ट्रीज। पिछले साल जब आपको लॉकडाउन वगैरह हुआ उसमें हम लोग का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वी सफर्ड ए लॉट इन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और ऐसा हालत हुआ कि हम लोग को पूरे टी गार्डन को स्किप करना पड़ा क्योंकि ओवरलीफ ग्रोन हो गए थे, दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर टी मैन्युफैक्चरिंग। और फिर वर्कर्स का केयर करना,
पूरे लाइन को सैनिटाइज करना, पूरे सिस्टम को ठीक ठाक रखना, तो काफ़ी टफ समय था और वी क्रॉस दैट वन एंड डेफिनेटली थोड़ा सा बाद में सपोर्ट मिला मार्केट से, प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हुए, लेकिन बाद में फिर आफ्टर अक्टूबर यू कैन से, आफ्टर सितंबर यू कैन से, मार्केट डिप्ड लाइक एनीथिंग। प्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा ओवर प्रोडक्शन हुआ तो उस समय डिप कर गई। तो एवरेजिंग आउट अगर करके देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा प्राइसिंग में। कोई जैसे कुछ आपको प्लांटर्स बोलेंगे कि कोरोना के कारण से बहुत अच्छा चाय में दाम मिला, वो शुरुआत में दाम मिली लेकिन फिर बाद में घट गई। अच्छा, चाय का जैसे आप हमारी दो पहले बातचीत हो रही थी, आप बता रहे थे कि चाय के अनुसंधान का काम बागान नहीं करते हैं, वो उगाते हैं उसे। टीआरए अनुसंधान का काम करता है। तो हमें समझना चाहते हैं कि सरकार की जिन नीतियों के तहत अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, उसका कितना फ़ायदा इंडस्ट्री उठा पा रही है? हाँ, डेफिनेटली हम लोग जो है ना रिसर्च का काम नहीं करते हैं एंड जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट वगैरह का काम हम लोग गार्डन लेवल पे नहीं करते हैं। ये काम जो होता है वो टीआरए से होता है, टी रिसर्च एसोसिएशन, जिसका आपको हेड क्वार्टर जो है वो जोरहाट में है, जी। जोरहाट आसाम में है। और वही आपको अभी तक आपको टीवी 1 से लेके टीवी 30 तक, टीवी मीन्स टोक्लाई वेजिटेटिव क्लोन नंबर 1 से लेके 30 तक किए हैं। फिर TTRI 1, TTRI 2 भी हुआ है जो कि अच्छा इल्डिंग है। तो जो भी रिसर्च वगैरह होता है जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, कोई पेस्ट के लिए है, कोई आपको ड्राउट एरिया के लिए, ड्राउटी एरिया के लिए है, कोई वाटर लॉक्ड कंडीशन में अच्छा काम करता है, तो ये एज पर रिक्वायरमेंट इनका रिसर्च चलता रहता है और ये डेवलप करके क्लोन रिलीज करते हैं और हम लोग फिर अडॉप्ट करते हैं उसको। अच्छा, एक मतलब अब हम सम अप कर रहे हैं इस वीडियो को, तो हम ये समझना चाहते हैं कि अभी चुनाव भी आ रहे हैं, एक नया रूलिंग डिस्पेंसेशन हो सकता है या पुराना कंटिन्यू करे, ये भी हो सकता है। किस तरह की नीतियों की चाहत है जो चाय बागान के मैनेजर्स हैं, मालिक हैं और जो काम करने वाले भी हैं, वो किस तरह की पॉलिसी लेवल इनिशिएटिव चाहते हैं सरकार से, ताकि उनका जो बिजनेस है ये फले फूले? डेफिनेटली इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी जो भी हैं वर्कर्स के लिए डेफिनेटली ये अप्रिशिएबल हैं, लेकिन दैट शुड बी लिंक्ड विथ देयर वर्क टू द गार्डन। अगर ऐसा लिंक करते हैं, जैसे मान लीजिए राशन अभी डिस्ट्रीब्यूट होता है गार्डन में, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन अगर उसको वर्क ऑफ गार्डन से अगर रिलेट कर दिया जाए तो क्या होगा, इंडस्ट्री भी चलेगी एंड दे पुअर पीपल विल हेल्प्ड आउट ऑल्सो। तो ये एक अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल हेल्प गार्डन्स को, टी गार्डन्स के वर्कर्स को मिल रही है, तो वो भी वर्क से रिलेटेड अगर हो, उससे कनेक्शन कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो दैट विल बेनिफिट लॉट। और जो मार्केटिंग एंड है, क्या वहाँ पे किसी तरह के इनिशिएटिव की ज़रूरत आप पाते हैं? क्योंकि बहुत भारी मतलब अनुपात में, बहुत भारी क्वांटिटी में असम में उत्पादन होता है चाय का, और आप जैसे बता रहे थे कि मार्केट पे आप लोग पूरी तरह से डिपेंड करते हैं कि आपको क्या रेट मिलेगा और क्या वो आप पास ऑन कर पाएंगे जो आपके यहाँ लोग काम करते हैं। उधर उस लेवल पे क्या किस तरह की आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से? डेफिनेटली क्या है, अभी तक जो सिस्टम है मार्केटिंग सिस्टम चाय का, खास करके चाय जो है वो एक परेसेबल गुड है, तो इसको आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। तो हम लोग की मजबूरी हो जाती है कि मुझे सेल करना ही है। गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर एक MSP होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए चाय का, जो कि डेफिनेटली इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अच्छा, ये मतलब हमारे ज्ञान की कमी भी हो सकती है। हमारा एक सवाल था, हमने डिब्रूगढ़ में जब चाय के हम आउटलेट्स देख रहे थे तो हमें बताया गया फ्लशेस के बारे में, तो ये बागान के लेवल पे है या फिर वो फैक्ट्री के लेवल पे डिसाइड होता है, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, ऑटम फ्लश, ये क्या होता है? नहीं, ये बागान के लेवल पे ही होता है। एक्चुअली जब जो लीन पीरियड होता है, कोल्ड वेदर होता है, अप टू फरवरी, इसके बाद फ्लशिंग होती है, तो पहला जो फ्लश आता है वो फर्स्ट फ्लश होता है। टोटल जो चाय में है वो आपको फर्स्ट फ्लश होता है, फिर सेकंड फ्लश होता है, देन रेन्स फ्लश, ऑटम फ्लश। अरे, तो फ्लश चार माने क्या होगा? फ्लश यू कैन से, जब आपको लीफ का मैक्सिमम ग्रोथ होगा, जो बाहर आपको, एक तरह से कह दें। हाँ बाहर ग्रोइंग सूट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अभी जैसे जो है फर्स्ट फ्लश एंड बांझी स्पेल का मिक्स है। अभी यू कैन से बांझी मीन्स नॉन प्रोड्यूसिंग, नॉन ग्रोइंग टाइप ऑफ सूट। बांझी आपको जैसे ऊपर में आपको अभी ग्रोथ नहीं दिख रहा है,
प्रोमिनेंट ग्रोथ नहीं दिख रहा है। एंड ये जब ब्लैक हो जाएंगी तो आपको दिखेगा ग्रोथ। तो अभी फर्स्ट फ्लस का हम लोग फेज पार कर रहे हैं, और देन वी विल इंटर इनटू सेकंड फ्लस, आफ्टर दैट रेन्स फ्लस, एंड आफ्टर दैट ऑटम फ्लस। तो इसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय कब निकलती है? बढ़िया, सबसे बढ़िया एक्सेलेंट जो चाय होती है वो सेकंड फ्लस की होती है, बिकॉज उसमें जो केमिकल का कंपोजिशन वगैरह होता है, नेचुरल केमिकल का जो कंपोजिशन होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, एक अंतिम सवाल, हमने यहाँ देखा, आपने बताया जब प्लांटेशन में आप लोग क्यों बड़े बड़े पेड़ रखते हैं, इनके बीच में एक पीली पट्टियाँ हैं, इनका आइडिया क्या है? इसमें एक्चुअली ग्लू लगा हुआ है, और इसमें जो सैप सकिंग पेस्ट होते हैं, ग्रीन फ्लाई एंड थ्रिप्स जो है वो चिपक जाते हैं। अच्छा, तो कीड़े वगैरह उसमें हाँ चिपकते हाँ, हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है पेस्ट का। बट इंटरनेशनली अभी क्या है, इसके अगेंस्ट में भी आपको आवाज़ उठ रही है कि इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीडेटर्स भी चिपक जाते हैं, अच्छा। जो कि प्रीडेटर्स जो हैं वो हेल्पफुल फॉर आवर इकोसिस्टम एंड टी गार्डन्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोग भी मतलब इन टाइम आप लोग भी मूव ऑन कर जाएंगे इस तरीके से? डेफिनेटली डेफिनेटली, वट एवर इंटरनेशनल जो भी एडवाइस होगा, सजेशंस होगा, वी हैव टू फॉलो। चलिए, एक अंतिम, और ये वाकई में अंतिम सवाल है, जब हम पूछ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, चाय बागान में जाना है और बात करना है, तो उन्होंने कहा कि आप जाइएगा तो आप वहाँ मैनेजर का बंगला ज़रूर देखिएगा। हमने देखा भी। अ, ये मतलब उसको, उसका एक स्पेसिफिक टर्म है, चांग बंगला उसको कहते हैं, ऊंचाई पर बना होता है। तो वो उसका आइडिया क्या है, और ये चांग बंगला का मतलब क्या होता है? हाँ, चांग बंगलो जो है, जैसे क्या होता है, नीचे के फ्लोर पे कुछ भी नहीं होगा, ऊपर में आपको वुडन पूरा प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर बंगलो होती है। वो डेफिनेटली एक गार्डन का मैनेजर है, जो कि फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट गार्डन है, ऑल इन ऑल ऑफ दैट गार्डन। तो उसको एक ऊंचा पोजीशन भी दिया जाता है, और इसका इम्पैक्ट है कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपना ऑब्जर्व कर पाएँ। डेफिनेटली ये होता है, जो आप एक वर्ड सुने होंगे जिससे मचान होता है, जी। तो मचान के ऊपर बैठ के अगर मान लीजिए देखा जाए, वॉच किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, दैट विल बी बेटर। तो उसी पर्पज से होता है, एंड दैट इज ए स्टेटस सिंबल ऑल्सो। अच्छा, और ये ब्रिटिश टाइम से चल रहा है? हाँ, ये ब्रिटिशर्स ही किए हैं, और अभी तक कैरी हो रहा है टी इंडस्ट्री में, और अच्छा लगता है। हाँ, वाकई का बड़ा सुंदर घर है, लेकिन वो एक प्राइवेट स्पेस है, इसलिए हम वहाँ के विजुअल्स ज़रूर नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाने वाले आपको। तो ये है टी गार्डन का जो बागान वाला एस्पेक्ट है, वो पूरी तरह से हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने रविवार के दिन हमें वक्त दिया है और हमारे दर्शकों को बताया कि बागान में पौधे से लेकर के उसके किस्में और उसका पूरी तकनीक, पूरा बिजनेस आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जरी के साथ डिब्रूगढ़ से मैं हूँ निखिल, देखते रहिए दिल ललन टॉप।